ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं सफदरजंग अस्पताल में यूरोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉक्टर अनूप कुमार। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका कोरोना जागरूकता श्रृंखला के एक और एपिसोड में। धीरे धीरे देश में कोविड के मामलों में कमी आ रही है, साथ ही स्वस्थ होने की दर में भी लगातार सुधार हो रहा है। भारत में चल रहे विश्व के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 98 करोड़ 60 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं और बहुत जल्द हम 100 करोड़ के आंकड़े को पार करने वाले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत में कोविड-19 टीकाकरण की जागरूकता को लेकर एक गीत जारी किया है। इसे सुप्रसिद्ध गायक कैलाश खेर ने गाया है। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करें। बच्चे का देश भारत का टीकाकरण यही जान बचाएगा, ये संकट दूर भगाएगा। क्योंकि जब तक हम सब वैक्सीनेट नहीं हो जाएंगे, टीका नहीं लगवाएंगे, तब तक कोविड की जंग को जीत नहीं पाएंगे। श्रोताओं, कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर आपके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ गए हैं वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज और सफदरजंग अस्पताल के यूरोलॉजी, रोबोटिक्स और रीनल ट्रांसप्लांट विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर अनूप कुमार। डॉक्टर अनूप ने रोबोटिक्स में क्लिनिकल फेलोशिप हासिल किया है, साथ ही उनके 120 से ज्यादा पब्लिकेशंस जर्नल्स में प्रकाशित हो चुके हैं और 10 से ज्यादा चैप्टर्स मेडिकल बुक्स में पब्लिश हो चुके हैं। डॉक्टर अनूप को यूरोलॉजी, रोबोटिक्स और रीनल ट्रांसप्लांट के लिए लीडर्स अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। डॉक्टर अनूप, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जी, और श्रोताओं, कोरोना से संबंधित सवाल डॉक्टर अनूप से हमारे टोल फ्री नंबर 1800115767 और 0112331444 पर सवाल पूछ सकते हैं। अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIA न्यूज पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट भी कर सकते हैं। और डॉक्टर अनूप, अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं वैक्सीनेशन से, क्योंकि हम 100 करोड़ के करीब वैक्सीनेशन के पहुंच गए हैं। 98 करोड़ 60 लाख का आंकड़ा आ चुका है, जिसमें से 69 करोड़ 87 लाख लोगों को हमने फर्स्ट डोज लगाया है और 28 करोड़ 72 लाख लोगों को दोनों डोजेस लगाई जा चुकी हैं। आप वैक्सीन के इस महत्वपूर्ण और कामयाबी भरे सफर पर क्या कहेंगे? जी डॉक्टर अनूप, आपसे गुजारिश है कि आपकी आवाज जो है वो बहुत क्लियर नहीं आ रही। अगर आप अपनी लोकेशन थोड़ी चेंज करेंगे। जी जी डॉक्टर अनूप जी, बताइए। तो हम कह रहे थे कि ये बड़ा ऐतिहासिक पल है कि जैसे हम जानते हैं कि पहला डोज जो है 16 जनवरी 2021 में स्टार्ट किया गया था। अब 10 महीने में हमने लगभग 100 करोड़ जो है वैक्सीनेशन डोज पूरा करने वाले हैं। जी, तो शुरू में डॉक्टर अनूप, आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रही है। आप अपनी लोकेशन थोड़ा सा चेंज करेंगे, अपनी जगह को बदलिए ताकि आपकी आवाज क्लियर सुनाई पड़े हमारे श्रोताओं को। अब आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? अब बिल्कुल क्लियर आ रही है जी। तो
मैं ये कह रहा था कि जैसा हमने इस महीने में देखा है कि जो वैक्सीनेशन है हमारी अब 100 करोड़ को क्रॉस करने वाली है जी। और करीबन 70% जो हमारी पॉपुलेशन है वो उनको वैक्सीन मिल चुकी है पूरी, और 2 डोज, और 30% को 1 डोज मिल रही है। 70% को 1 डोज मिल चुकी है और 30% को 2 डोज मिल चुकी है। और में जो चैलेंजेस हमारे सामने आए, हमने देखा कि सामने कि जब लोगों में जागरूकता बढ़ी तो हमें वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए बड़ा पहले हमारे पास 2 ही वैक्सीन थे, कोवैक्सीन, कोविशील्ड। उसके बाद भारत सरकार ने और वैक्सीन को मंजूरी दी, इसमें जॉनसन जॉनसन थे, जाइडस कैडिला, स्पुतनिक वैक्सीन हुई, इस तरह से करके, और फिर मॉडर्ना को उन्होंने अप्रूवल दिया। और अभी कुछ ही दिनों पहले भारत सरकार को इमरजेंसी यूज अप्रूवल दे दिया है, जो कि बड़ा ही ऐतिहासिक पल है। और जाइडस कैडिला को हम से जो जर्नी स्टार्ट हुई, हमने हाई रिस्क लोगों से स्टार्ट किया, फिर दायरा बढ़ा के हमने 45 से ऊपर किया, फिर हमने 18 से दूर कर लिया। तो इस तरह से चरणबद्ध तरीके से हम चले हैं और इस समय विश्व में सबसे ऊपर नंबर पर है नेशन में, क्योंकि हर एक को गर्व महसूस होना चाहिए कि हम सब ने मिलकर भारत सरकार का सहयोग करके सरकार ने बहुत बड़ी बात की है। जी। डॉक्टर अनूप, वैक्सीनेशन के बारे में जैसा कि एक हम ये कह सकते हैं कि जन भागीदारी से जन आंदोलन बन गया, क्योंकि बिना लोगों के एक्टिव पार्टिसिपेशन के इतने बड़े नंबर को अचीव कर पाना बहुत मुश्किल था। और अगर हम देखें तो इस पूरे सफर में कहाँ पे शुरुआत में जब हम वैक्सीनेशन की बात करते थे तो ये लगता था लोगों ने रेट ऑफ जो इसकी गति थी वैक्सीनेशन की, इसको लेकर भी सवाल उठाए, लेकिन हर चीजों को, हर चुनौतियों को हमने पीछे छोड़ते हुए वैक्सीनेशन की दर को जिस तेजी से बढ़ाया और यहाँ की तक कि हमने एक रिकॉर्ड स्थापित किया और एक दिन में 2.5 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन किया, जो कि अपने आप में पूरे वर्ल्ड में एक रिकॉर्ड है। किसी भी देश में ऐसा अभी तक नहीं किया गया। इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए, इससे हमने ये साबित किया कि भारत अगर ठान ले तो असंभव को भी संभव करके दिखा सकता है। और उसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का रहा, जिन्होंने आह्वान किया जनता का, और पहला रिकॉर्ड बना 1 करोड़ डोज एक दिन में, जो कि विश्व रिकॉर्ड था। उसके बाद इस रिकॉर्ड को तोड़ा गया 2.18 करोड़, जो कि सितंबर में ही अभी लगाया गया है। तो इससे पता लगता है कि अगर भारत के लोग ठान ले तो कुछ भी अचीव कर सकते हैं। और आने वाले समय में आप देखेंगे अभी 100 करोड़ को हम क्रॉस कर रहे हैं और फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि पूरी पॉपुलेशन को हम वैक्सीनेट कर देंगे। तो ये बहुत ही एक सराहनीय कदम था, जो कि सरकार ने सबको इन्वॉल्व किया, एनजीओज को, सभी लीडर्स को, पॉलिटिकल रिलीजियस लीडर्स सब सामने आए। और इससे पता लगता है कि भारत में हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं, सिर्फ हम लोगों को यूनिटी दिखानी है और सबको साथ लेके चलना है। जी। और डॉक्टर अनूप, आज हम वैक्सीन के सफर को, क्योंकि जब हम कोई किसी मुकाम पर पहुंचते हैं, बड़े कीर्तिमान पर पहुंचते हैं, तो निश्चित तौर पर हम अब उस पूरी जर्नी को देखते हैं पीछे मुड़कर कि क्या कुछ कैसे हुआ। तो क्या सबसे बड़े चैलेंजेस थे इतने बड़े आंकड़े तक पहुंचने में? सबसे शुरू में जब हमने स्टार्ट किया वैक्सीनेशन, और जब भारत सरकार ने इसको शुरू किया था, तो सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर्स, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स थे, उनके लिए खोला गया था, क्योंकि वो फ्रंट लाइन में काम कर रहे थे। जी। तो हमने देखा कि बहुत सारे लोगों में हेजिटेंसी थी वैक्सीनेशन के लिए, लोगों को बड़े संदेह थे, कुछ लोगों ने भ्रम भी फैलाए और लोगों को लग रहा था कि वैक्सीन लगाने से कुछ हो जाएगा, कुछ साइड इफेक्ट्स हो जाएंगे। इसलिए शुरुआत में वो चैलेंज आया, जो कि भारत सरकार ने फिर एक तरह का आंदोलन चलाया, जिसमें मीडिया का और आपका रेडियो का भी बहुत बड़ा योगदान रहा, जो कि आप लगातार ये प्रोग्राम करते आ रहे हैं, जिसके लिए आपको भी हम शुभकामनाएं देना चाहेंगे। और इस तरह से चैलेंज को ओवरकम किया गया, वैक्सीन हेजिटेंसी को ओवरकम किया गया। उसके बाद जैसे जैसे आपने देखा फर्स्ट वेव के बाद सेकेंड वेव आई, वो भारत के लिए एक बहुत ही बुरा समय था, जब हमारे सामने सुनामी आया है कोविड केसेस का, और हमने बहुत ज्यादा गलत समय देखा, जिसमें पेशेंट्स को काफी चीजों की परेशानी झेलनी पड़ी। लेकिन उसी समय आपने देखा कि वैक्सीनेशन ड्राइव भी जो है बढ़ गई। तो वैक्सीनेशन ड्राइव इसलिए बढ़ाई गई क्योंकि ये देख लिया गया था कि अगर हम वैक्सीनेशन ड्राइव को नहीं बढ़ाएंगे
तब तक हम इस प्रॉब्लम को कवर नहीं कर सकते हैं। इसलिए उस सेकेंड वेव के दौरान ही आप देखेंगे कि हमारी वैक्सीनेशन ड्राइव बहुत ज्यादा बड़ी है और वैक्सीन को बहुत अप्रूवल के बाद डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को दुरुस्त बनाया गया और सेकेंड वेव अब हमारी अब बिल्कुल ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है और सेकेंड वेव के दौरान ही हमने ये बहुत ज्यादा वैक्सीनेशन लोगों में किया है। तो ये चैलेंजेस जो आए हैं उसके बाद लोगों में एक धारणा थी कि क्या थर्ड वेव आएगी तो बच्चों को ज्यादा प्रभावित करेगी, तो इसके लिए सरकार ने पहले से ही कदम उठा लिए। कई जगह पर बच्चों के डेडिकेटेड कोविड सेंटर बनाए गए, डेडिकेटेड बच्चों के आईसीयू बनाए गए और उसके साथ साथ वैक्सीन के ऊपर भी काम किया गया। और जैसे मैंने भी बताया कि सरकार ने, डीसीजीआई ने अभी कुछ दिनों पहले ही कोवैक्सीन को बच्चों के लिए अप्रूवल दे दिया है और जाइडस कैडिला को भी 12 से 18 के लिए पहले ही दे चुके हैं। तो ये नेक्स्ट कदम आया जो ताकि हम बच्चों को भी अपने जो कि 40% ऑफ अवर पॉपुलेशन है लेस देन 18 ईयर्स उसको भी कवर कर सकें। तो इस तरह से एक एक चैलेंज को सरकार पूरा करती जा रही है और इसके लिए सब भारतीय जो हमारी जनता है वो उनका सहयोग कर रही है, मीडिया सहयोग कर रहा है और इसलिए ये सहयोग आगे चलते रहना चाहिए क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है, खतरा अभी भी बना हुआ है और थर्ड वेव की जो एक चिंता है वो अभी भी लोगों के होनी चाहिए दिमाग में क्योंकि वो थर्ड वेव आ भी सकती है अगर हम लोग सतर्क नहीं रहे तो। डॉक्टर अनूप, आप रीनल ट्रांसप्लांट सर्जन हैं और आपने किडनी के ऊपर विशेष तौर से बहुत काम किया है, आपके बहुत सारे रिसर्च पेपर्स पब्लिश हुए हैं। अगर कोविड के दिनों की अगर हम बात करें तो आपने सेकेंड वेव के बाद जो लॉन्ग कोविड है या इस तरह की जो बीमारी थी, आपने क्या कुछ देखा कि जो किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट्स हैं, जो पेशेंट्स डायलिसिस पे हैं, ऐसे लोगों में वैक्सीनेशन ने किस तरीके से मदद की उनकी जान बचाने में? बिल्कुल सिद्धार्थ जी, हमने फर्स्ट वेव में जब पेशेंट हमारे पास आते थे कोविड अफेक्ट होके और किडनी फेलियर के पेशेंट से डायलिसिस चल रहा था, उस समय हमने देखा कि बिकॉज वो वैक्सीनेशन नहीं हो पाया था उनका तो उनको बड़ी कॉम्प्लिकेशंस सहनी पड़ी और ट्रांसप्लांट भी उस समय नहीं कर सकते थे क्योंकि वो फर्स्ट वेव था, उसमें तैयारी हमारी पूरी नहीं थी और गाइडलाइंस भी नहीं थी। तो वो समय फर्स्ट वेव का जो देखा हमने उसमें हमने देखा कि कई पेशेंट्स को कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि कोविड के जो पेशेंट्स होते हैं उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है और जो किडनी फेलियर पेशेंट उनकी ऑलरेडी इम्यूनिटी कम होती है। तो इसलिए अगर किसी किडनी फेलियर पेशेंट को कोविड हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि उसके ऊपर डबल इम्यूनिटी अटैक हुआ है और वो फिर कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है। तो अब जो सेकेंड वेव आया उसमें कुछ पेशेंट्स को वैक्सीन लग चुका था। हमने देखा जिन लोग पेशेंट को वैक्सीन लग चुका है वो जब हमारे पास आए उनको कोविड भी हुआ, इनको घातक परिणाम नहीं हुआ, वो नॉर्मल माइल्ड डिजीज में होके ही ठीक हो गए। तो इससे पता लगता है कि वैक्सीनेशन कितना बड़ा एक इम्पोर्टेंस है कि इवन किडनी फेलियर पेशेंट्स तक को भी वैक्सीन ने बचाया है और उन पेशेंट को फिर हमने माइल्ड को डिजीज को ट्रीट किया और फिर उनके कुछ महीनों के बाद हमने ट्रांसप्लांट भी किया है। तो इस तरह से उनकी जिंदगी बच गई है। तो ये एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट मैसेज मैं देना चाहूंगा श्रोताओं को कि जिसको भी किडनी फेलियर है, कोई भी गंभीर बीमारी है, प्लीज वैक्सीनेशन जरूर कराएंगे क्योंकि वैक्सीन ही आपको इस घातक बीमारी से बचा सकती है। अभी हमारे पास और कोई इसका इलाज नहीं है, वैक्सीन से ही हम इसको जीत सकते हैं। जी, और डॉक्टर अनूप, जो किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट्स हैं वो नॉर्मली इम्यूनोसप्रेसेंट पे रहते हैं और उनकी इम्यूनिटी काफी कम होती है, तो ऐसे में वैक्सीन लेना क्या उनके लिए सेफ रहता है और वैक्सीन लेने से क्या इम्यूनिटी जो कि ऑलरेडी इम्यूनोसप्रेसेंट पे रहते हैं तो और इम्यूनिटी बढ़ जाती है उनकी? बिल्कुल, देखिए गाइडलाइंस जो आई है हमारी इंटरनेशनल गाइडलाइंस, उसके हिसाब से अगर कोई पेशेंट का ट्रांसप्लांट हो चुका है, अभी इमीडिएट हुआ है, तो हम ये सलाह देते हैं कि 1 महीने तक वो वेट करे वैक्सीन लेने के लिए क्योंकि 1 महीने तक हम हाई डोज ऑफ इम्यूनोसप्रेसेंट्स को देते हैं, इसमें स्टेरॉइड्स भी होते हैं और 1 महीने के बाद जब पेशेंट स्टेबलाइज हो जाता है, ग्राफ्ट स्टेबलाइज हो जाता है, तब उसकी डोज को कम करके मिनिमम डोज पे फिक्स कर दिया जाता है जो कि उसकी नॉर्मली सारी उम्र एक मिनिमम डोज चलती रहती है। तो अगर 1 महीने के तक हम ये हमारे जो आपके डॉक्टर जो देख रहे हैं वो ये देख लें कि आपकी फंक्शन स्टेबलाइज हो गया है, डोज आपकी मिनिमाइज लेवल पे फिक्स हो गई है, तब आप वैक्सीन लगवाएं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर जिनको ट्रांसप्लांट नहीं हुआ है उनके लिए भी सलाह है कि अगर आप डायलिसिस करवा रहे हैं, अगर आप स्वस्थ हैं, उस समय आपको बुखार नहीं आ रहा है, आपके शरीर में सूजन नहीं है, आपको कोई भी तरह का लक्षण नहीं है एक्यूट फेलियर का, तो आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखें क्योंकि वैक्सीन लगवाने से आपको क्या होने वाला है कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बूस्ट अप हो जाएगी जी। और इसकी वजह से अगर आपको कोविड होता है तो आपको सीवियर डिजीज होने के चांस काफी कम हो जाते हैं। नंबर 1, आपको आईसीयू एडमिशन के चांस कम हो जाते हैं और नंबर 3, आपके डेथ रेट्स भी
बहुत मिनिमाइज हो जाते हैं। जी। और डॉक्टर अनूप, क्योंकि आपसे चर्चा हो रही है, बात कोविड की चल रही है, कोविड के दौरान अगर दूसरी लहर और पहली लहर की अगर हम बात करें तो कई बार किडनी के ऊपर भी असर को देखा गया है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक किसी भी व्यक्ति को कि उसकी किडनी सही तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है, क्या कुछ उसके लिए जांच आवश्यक होती है, या हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारी जो किडनी है वो एकदम ठीक है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप मुझे सिद्धार्थ जी कि कोई पेशेंट कोई अगर नॉर्मल इंसान है, मेल या फीमेल, अगर उसको डायबिटीज और हाइपरटेंशन है तो ये दो रिस्क फैक्टर हैं, ये बहुत हाई रिस्क फैक्टर है किडनी डिजीज करने के लिए, जिसमें क्रॉनिक किडनी डिजीज हो जाती है। और ये सबसे बहुत कॉमनेस्ट फैक्टर माने जाते हैं पूरे वर्ल्ड में, और इंडिया में भी आपको पता है डायबिटीज हाइपरटेंशन बहुत ज्यादा प्रिवलेंट है। तो जिस भी पेशेंट नॉर्मल इंसान को या पेशेंट को हाइपरटेंशन डायबिटीज है, उसको अपना चेकअप कम से कम 3 महीने से 6 महीने में एक बार एक अल्ट्रासाउंड करा के देख लेना चाहिए किडनी के लिए। और एक ब्लड टेस्ट होता है किडनी फंक्शन टेस्ट, और एक यूरिन का सुबह का मॉर्निंग सैंपल होता है। बड़े 3 सिंपल टेस्ट हैं जिससे हम स्क्रीन कर लेते हैं कि पेशेंट को डायबिटिक नेफ्रोपैथी या हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी का लक्षण स्टार्ट तो नहीं हो गए हैं। तो ये तो हो गया स्क्रीनिंग टेस्ट। लक्षण की हम बात करें तो पेशेंट को इनिशियली क्या होता है कि डायबिटीज में तो यूरिन बार बार आता है, वो शुरुआती लक्षण होते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद अगर पेशेंट को ऐसा लगे कि यूरिन का आउटपुट कम होना शुरू हो गया है, नंबर 2 स्वेलिंग आनी शुरू हो गई है बॉडी में, नंबर 3 वेट पहले इनिशियली गेन करते हैं फिर लॉस हो जाता है, भूख लगना कम हो जाता है और उल्टियां भी स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये लक्षण होते हैं जब ये एडवांस्ड फेज में चला जाता है किडनी फेलियर, तब आते हैं। तो अगर जो श्रोता हैं इसको पहले से ही अपना टेस्ट करवा ले समय से, तो आपको उस हम फेज में जाने से रोक सकते हैं। क्योंकि क्रॉनिक किडनी फेलियर के 5 स्टेज होते हैं। अगर हम स्टेज 3 तक रोक लें पेशेंट को, तो उनको हम ट्रांसप्लांट डायलिसिस में जाने से रोक सकते हैं। लेकिन अगर 3 से 4 में चला जाए पेशेंट, तो फिर इनएविटेबल हो जाता है कि उसको डायलिसिस या ट्रांसप्लांट करना ही पड़ेगा। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप समय समय पर अपने पास के फिजिशियन को, अगर यूरोलॉजिस्ट है तो यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं, नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाएं, और 3 से 6 महीने में एक बार टेस्ट शुरू करवा लें, जो मैंने आपको 3 टेस्ट बताए हैं, जिससे हम उसको स्क्रीन कर सकते हैं। बिल्कुल। और डॉक्टर अनूप, अक्सर ये देखा जाता है किडनी डिजीजेस के केस में कि जब तक व्यक्ति सही नेफ्रोलॉजिस्ट के पास पहुंचता है या उस कंसर्न स्पेशलिस्ट के पास पहुंचता है, तब तक काफी देर हो जाती है। कई बार क्रिएटिनिन लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, उस समय लोग सीधे डायलिसिस पे आ जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब उनकी किडनी खराब हो गई। तो ऐसे में इस चीज को, क्या इसके सिम्टम्स बहुत ज्यादा धीरे धीरे आते हैं जिसकी वजह से लोग इस तरह की गलतियां करते हैं, इसका क्या कारण है? बिल्कुल ऐसा ही होता है सिद्धार्थ जी कि पेशेंट का जो फर्स्ट 3 किडनी फेलियर के स्टेज होते हैं, स्टेज 1, 2, 3, उसमें पेशेंट के सिम्टम्स बहुत मिनिमम होते हैं। अगर हम टेस्ट करते हैं तो उसमें आ जाता है, बट सिम्टम्स बहुत कम होते हैं। पेशेंट को सिम्टम्स नॉर्मली तब आते हैं जब वो स्टेज 4 या 5 में चला जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम पहले से ही ध्यान रखें कि अगर हमको हाइपरटेंशन, डायबिटीज या हम किसी लंबी बीमारी से ग्रसित हैं, जैसे कि क्रॉनिक लंग डिजीज है, हार्ट डिजीज है, हम ऑलरेडी किसी स्टीरॉइड्स पर चल रहे हैं, इम्यूनोसप्रेशन ड्रग्स पर चल रहे हैं बिकॉज ऑफ सम डिजीज, या हमारी फैमिली में किडनी फेलियर हमारे किसी फैमिली मेंबर को हुआ है, तो ये कुछ रिस्क फैक्टर हैं जिससे पता लगता है कि हमारे अंदर भी वो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हो सकता है कि हम किडनी फेलियर की तरफ जा सकते हैं। तो और या आपके पास पुरानी आपको हिस्ट्री है किडनी स्टोन डिजीज की, किडनी कैंसर हुआ है आपको पहले, या कोई किडनी की सर्जरी हुई है, ये सब हाई रिस्क फैक्टर्स हैं, आपको अपने को स्क्रीन कर लेना चाहिए। लेकिन अगर आप सिम्टम्स का वेट करेंगे तो डेफिनेटली वो बहुत लेट हो जाता है, सिम्टम्स लेट स्टेज में आते हैं, और जब तक सिम्टम्स आते हैं तो हम मानते हैं कि डिजीज बहुत प्रोग्रेस हो चुकी है, अब उसको रिवर्स करना मुश्किल हो जाता है, उसको हम बोलते हैं इरिवर्सिबल डिजीज। तो इसलिए फिर उस समय हम खाली इसको पेशेंट को मेंटेन कर सकते हैं, प्रोग्रेशन को स्लो कर सकते हैं, और ये कोशिश कर सकते हैं कि नीड फॉर डायलिसिस और ट्रांसप्लांट उसको बाद में, अभी तुरंत ना करना पड़े। और जो श्रोता हमसे अभी भी जुड़े हैं उन्हें बता दें कि कोरोना जागरूकता श्रृंखला की आज के इस विशेष कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज और सफदरजंग अस्पताल के यूरोलॉजी, रोबोटिक्स और रीनल ट्रांसप्लांट विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर अनूप कुमार। श्रोताओं, कोरोना से संबंधित सवाल डॉक्टर अनूप से हमारे स्टूडियो के टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर पूछ सकते हैं। और आज के हमारे पहले कॉलर हैं बड़ौद से महेश शर्मा जी। महेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार जी। जी महेश जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं? मैं करना चाह रहा जी, जैसे कोई जीने में चढ़ते हैं जी और सांस फूलता है, क्या किडनी की परेशानी है और चलने में दिक्कत हो जाती है,
तो क्या उसका सुधार हो सकता है? जी डॉक्टर अनूप, देखिए किडनी से रिलेटेड आपसे सवाल पूछा गया है और चूंकि आपकी स्पेशलिटी है, तो क्या सांस का फूलना भी किडनी से संबंधित हो सकता है? हाँ बिल्कुल, जैसे उन्होंने बताया महेश जी ने कि जब ये सीढ़ियां चढ़ते हैं यानी जब एग्जर्शन करते हैं तब सांस फूलता है, इसको बोलते हैं एग्जर्शनल डिस्निया। इसके कई कारण हो सकते हैं, एक होता है लंग डिजीज, एक होता है हार्ट डिजीज और तीसरा किडनी डिजीज भी हो सकता है। अगर किडनी फेलियर के आपके अंदर बीमारी है तो उसमें जब ओवरलोड हो जाता है, फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है, तब आपको ऐसे सिम्टम आ सकते हैं। तो इसलिए आपको ये तीनों जो हमारे ऑर्गन है इसका एक बार स्क्रीनिंग करना पड़ेगा, लंग डिजीज को, हार्ट डिजीज को और किडनी डिजीज को। तो आप एक जनरल फिजिशियन को दिखा लीजिएगा, बड़े सिंपल टेस्ट होते हैं, वो एक चेस्ट एक्सरे, ईसीजी कर कुछ ब्लड टेस्ट कर और एक अल्ट्रासाउंड करके रूल आउट कर सकते हैं कि आपकी किडनी और लीवर और आपका हार्ट जो है सही काम कर रहा है कि नहीं, और उसके हिसाब से वो आपको ट्रीटमेंट चालू कर सकते हैं। जी, और अब रुक करते हैं कटक का, जहां से अब्दुल खालिक जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। अब्दुल जी नमस्कार। नमस्ते जी, बहुत बहुत स्वागत है अब्दुल जी आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी, हम 1-2 टीका ले लिया है। दोनों टीके ले लिए आपने? जी जी जी, बहुत अच्छा किया है, आपने दोनों टीका ले लिया है। बताइए क्या ले लिया है। उसका डायबिटीज ये श्वास बढ़ गया है, दूसरा टीका कब लेंगे? आपने कौन सी वैक्सीन लगवाई है? अच्छा अब्दुल जी, आपने कौन सी वैक्सीन लगवाई है, क्या आपको पता है? तो डॉक्टर साहब आपको बता पाएंगे कि दूसरा टीका आपको कब लेना है। जी, एक काम करते हैं डॉक्टर अनूप, शायद इनको पता नहीं कि कौन सी वैक्सीन लगाई, तो आप दोनों वैक्सीन जो इस समय हमारे पास उपलब्ध है उनको बता दीजिए कि अगर दोनों टीकों के बीच में कितना अंतराल रखना है। बिल्कुल सुधार जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कई बार लोगों में दुविधा रहती है। तो जिन्होंने कोवैक्सीन लगवाई है उनके लिए जो सरकार ने टाइम नियुक्त किया है 4 to 6 वीक्स रखा है, और जो कोविशील्ड जिसने लगवाई है उनके लिए 8 to 12 वीक्स रखा है। उसको 12 वीक्स से लेकर 16 वीक्स तक वो कभी भी लगा सकते हैं। तो अगर आपने कोविशील्ड 3 महीने पहले लगा रखी है तो 12 से 16 हफ्ते में आप कभी भी लगा सकते हैं, और आपने अगर कोवैक्सीन लगाई है तो 4 से 6 हफ्ते में कभी भी लगवा सकते हैं। जी, और दिल्ली से धर्मवीर जी कार्यक्रम से जुड़ गए हैं। धर्मवीर जी नमस्कार। सिद्धार्थ जी नमस्कार। जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। डॉक्टर नमस्कार, मैं धर्मवीर गांधी दिल्ली से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब, मैं किडनी के ऊपर एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, आप स्पेशलिस्ट हैं। जैसे किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद वो मरीज कितने टाइम तक सेफ रहता है? क्योंकि देखा गया है कि 2 बहुत महान अच्छे लोग किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद वो ज्यादा दिन नहीं रह पाए, इसके पीछे क्या कारण है? धन्यवाद। जी डॉक्टर अनूप, किडनी ट्रांसप्लांट के बाद लाइफ कितनी सेफ रहती है, और एक शायद वो लॉन्गिविटी के बारे में भी जानना चाहते हैं, क्या कहेंगे? तो बिल्कुल, देखिए किडनी ट्रांसप्लांट अभी तक के जितने ऑर्गन ट्रांसप्लांट होते हैं सबसे सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट माना जाता है, क्योंकि इसका जो पेशेंट ट्रांसप्लांट जिसका हो गया होता है उसकी लॉन्जिविटी जो है 25 से 30 साल से 35 साल भी देखी गई है, और कई ऐसे पेशेंट भी जिनकी शादी हो गई, बच्चे भी हो चुके हैं। तो इसलिए इसके रिजल्ट्स में बिल्कुल कोई डाउट आप ना रखें। जिनको किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत है वो समय पर बिल्कुल ट्रांसप्लांट कराएं, और इससे बेहतर इलाज इस समय अवेलेबल नहीं है, क्योंकि डायलिसिस हम जानते हैं कि कितने कॉम्प्लिकेशन होता है, और वो एक टेम्परेरी इलाज है, जबकि ट्रांसप्लांट एक परमानेंट इलाज है। जो उन्होंने सेकंड क्वेश्चन पूछा कि कुछ लोगों की डेथ हो जाती है, देखिए डेथ होने के कई कारण होते हैं। कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें कई बार जो ग्राफ्ट लगाया गया है वो कंपैटिबल, उसका प्रॉपर कंपैटिबल नहीं होता है और रिजेक्शन हो जाता है, तो वो इसका इम्यूनोलॉजिकल कॉज होता है, नंबर 1। नंबर 2, कई पेशेंट्स अगर समय से दवाई नहीं लेते हैं तो जो ग्राफ्ट का जो पेशेंट्स को इन्फेक्शन होने के जो रिस्क होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि उनकी ऑलरेडी इम्यूनिटी कम है। तो अगर वो दवाइयां समय से नहीं ले रहे हैं या जो डॉक्टर सलाह वो दे रहे हैं फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उनको इन्फेक्शन हो जाता है। इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन, ये बड़े घातक इन्फेक्शन होते हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ ग्राफ्ट फेल हो जाता है बल्कि डेथ भी हो सकती है। और तीसरा कारण डेथ होने का, अगर लॉन्ग टर्म पेशेंट जिसको ट्रांसप्लांट हो गया है, कुछ पेशेंट में कैंसर हो सकता है अगर वो समय से फॉलोअप ना रखें, लेकिन वो बहुत ही कम पेशेंट्स में होता है। तो ये सभी में जो बीमारी है वो ट्रांसप्लांट की वजह से नहीं है, वो इसलिए होती है क्योंकि पेशेंट फॉलोअप में नहीं आ रहे हैं, या जो बोला गया है वो पूरा तरह से फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगर आप पूरी तरह से फॉलो करेंगे तो इससे बेहतर इलाज इस समय किडनी फेलियर का नहीं है। आप कोई भी डाउट मन में ना रखें, और जिनको ट्रांसप्लांट एडवाइस किया गया है वो ट्रांसप्लांट जरूर कराएं। बिल्कुल डॉक्टर अनूप, ये बहुत बड़ा कॉज भी है किडनी को डोनेट करना, क्योंकि किसी जरूरतमंद व्यक्ति को
आप एक नया जीवन देते हैं, तो आपके माध्यम से हमारे जो भी लोग सुन रहे हैं उनको ये, और आपने चूंकि इस पर चर्चा की है, तो डॉक्टर अनूप आप से ये भी जानना चाहेंगे कि डोनर कितना सेफ होता है जो व्यक्ति किडनी को डोनेट करता है। ये बहुत ही आपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा सुधार जी, क्योंकि ऐसे कई हमारे पास लोग आते हैं, कहते हैं कि अगर हमने किडनी दे दी तो हम एक किडनी से कैसे रहेंगे। तो हम बताना चाहते हैं कि पहली बात तो जब हम डोनर कोई आता है हमारे पास, हम उसको पहले पूरी तरह से रिगरस टेस्ट करके स्क्रीन करते हैं कि उसमें कोई भी ऐसी बीमारी ना हो, क्योंकि अगर हम उसकी किडनी ले लें तो दूसरी किडनी में कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए ताकि उसकी जिंदगी पे कोई खतरा ना हो। तो पहली बात तो हमारे टेस्ट बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, हमारे क्राइटेरिया बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, तभी हम किडनी किसी की लेते हैं। अगर हमने किसी किडनी ली है तो ये शोध हुआ है कई रेप्यूटेड जर्नल्स में, आज से कम भी 25-30 सालों का एक्सपीरियंस हो चुका है कि जो डोनेट करते हैं किडनी वो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जीते हैं एज कम्पेयर टू एक नॉर्मल पर्सन जिसकी दोनों किडनियां हैं। तो इसलिए इसमें कोई बिल्कुल डाउट नहीं है कि आप जिसको किडनी फैमिली में प्रॉब्लम है और वो डोनेट करना चाहते हैं, बिल्कुल सामने आके डोनेट करें, क्योंकि किडनी दान से बड़ा महादान कुछ इस संसार में नहीं है और आप किसी की जिंदगी बचा सकते हैं किडनी देकर। तो आई थिंक इससे बड़ा पुण्य आप पूरे जीवन में नहीं कमा पाएंगे। तो इसलिए ये तो हो गया लिविंग डोनर डोनेशन। और दूसरा मैं साथ साथ आपको एक डिजीज डोनर डोनेशन के बारे में बता दूं कि जब हमारी डेथ हो जाती है, हम ब्रेन डेथ हो जाते हैं, तब हम अपने ऑर्गन डोनेट करते हैं तो हम एक आदमी 8 लोगों की जान बचा सकता है। तो मैंने खुद अपने सारे ऑर्गन्स डोनेट कर रखे हैं। तो मैं लोगों से अपील करना चाहूंगा कि लिविंग डोनेशन को भी आपको फॉलो करना है, और अगर अनफॉर्चुनेटली किसी की डेथ हो जाती है तो आप मर के भी अमर हो जाएंगे अगर आप अपने ऑर्गन्स डोनेट कर देंगे। जी बिल्कुल। और अब रुक करते हैं भिवाड़ी का, जहां से प्रमोद जी अपने सवाल के साथ कार्यक्रम से जुड़ गए हैं। प्रमोद जी नमस्कार। हेलो। हाँ जी प्रमोद जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हाँ जी बताइए। मेरा एक सवाल है जी। जी इससे पहले 10 सेकंड का एक संदेश है जी, जल्दी से बताइए। हम जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो चप्पल या बूट पहन के निकलते हैं जी। इसी तरह हमको मास्क पहन के सदा निकलना चाहिए। जी बहुत अच्छी बात कही आपने। अब बताइए और क्या कहना चाहते हैं। मैंने जी कोविशील्ड की वैक्सीन लगवाई है, 1.5 महीना हो गया जी। मैं चाहता हूँ कि मैं 1.5 महीने के बाद मुझे दूसरी डोज लग सकती है। जी बिल्कुल जी। डॉक्टर अनूप 1.5 महीने हो गए पहली डोज दिए हुए कोविशील्ड की, तो अब ये दूसरी डोज कब लगवाएंगे? नहीं देखिए, कोविशील्ड अगर आपने लगाई है पहली डोज तो 12 वीक से 16 वीक्स में आप कभी भी लगवा सकते हैं। इसका कारण ये है, अगर आप पहले लगवाते हैं तो आपकी जो बूस्टर डोज की जो इफेक्टिवनेस है वो उतनी अच्छी नहीं रहेगी। तो इसलिए जो आपकी फर्स्ट डोज है उसकी जो इम्यूनिटी डेवलप होती है वो 3 मंथ तक सस्टेन करती है। इसलिए सरकार ने बोला कि 3 मंथ्स के बाद ही आप सेकेंड डोज लगाएं, ताकि आपकी जो सेकेंड डोज से जो इम्यूनिटी बनेगी वो और आगे 6 से 9 महीने तक सस्टेन कर सकती है। तो इसलिए आपकी मेरे को ये सलाह रहेगी कि आप 3 महीने के बाद ही डोज लगवाएं, नहीं तो फिर वो उसका इतना अच्छा इफेक्ट आपको नहीं आएगा। जी। और अब समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। चलते चलते डॉक्टर अनूप, आप आकाशवाणी के श्रोताओं को बहुत संक्षेप में क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी श्रोताओं को हाथ जोड़ के फिर से विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि प्लीज आप वैक्सीन लगवाइए। जो लोग अभी वैक्सीन नहीं लगवाए हैं वो आगे जाके वैक्सीन लगवाइए। जिनको पहला डोज लग गया है वो सेकंड डोज जरूर लगाएं और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जरूर फॉलो करें। खतरा अभी टला नहीं है, कम जरूर हो गया है, हमें सतर्क रहना है, दवाई भी और कड़ाई भी हमें पालन करना। जी डॉक्टर अनूप, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े, आपने श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, हमसे चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए, धन्यवाद। श्रोताओं, आप स्वस्थ और खुशहाल रहें, इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे सफदरजंग अस्पताल में यूरोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉक्टर अनूप कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsgtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।